एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन के ऊपर कोटा का अंदर कोटा का व्यवस्था कर दिया। यानी जब जब मनुवादी पॉलिटिकली कमजोर होता है तब तब मनुवादी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करता है। क्या ये वर्डिक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए फायदा है? ये वर्डिक्ट असंवैधानिक जजमेंट है। संविधान कभी भी परमिशन नहीं देता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को इकोनॉमिकली और क्रीमी तैयार करने के लिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है? ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। क्या भारतवर्ष में भारत का संविधान आर्टिकल 341 एंड 342 क्या कहता है रिजर्वेशन के बारे में, और आर्टिकल 335 क्या कहता है? साथियों, पे बैक टू सोसाइटी को खत्म करने के लिए ये एक खतरनाक जजमेंट है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में डालने के लिए बीजेपी और आरएसएस का चाल है, मैं ये समझता हूं। आज तक बैकलॉग 60% भरा नहीं गया, फिर क्रिमिनल का बात कैसे? लेटरल एंट्री जो 5 साल में जितने भी लोग घुसे हैं सब जनरल कम्युनिटी है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ ईडब्ल्यूएस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट उन्हें सपोर्ट किया। क्यों ऐसा होता है? असंवैधानिक रिजर्वेशन को कैसे सपोर्ट किया जाता है? राम मंदिर को सपोर्ट किया, आर्टिकल 370 को सपोर्ट किया। ऐसे हम लोगों को इसमें पता चलता है कि मनुवादी सोच रखने वाले लोग भारतवर्ष में क्या करना चाहते हैं। साथियों, खबर को पूरा विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगस्त 1 में जो जजमेंट हुआ है ये 6-1 में पास हुआ है। 7 बेंच का खंडपीठ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को क्रीमी लेयर में डालने के लिए एक जजमेंट दे दिया गया है। जो जजमेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को डिवाइड करेगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां सामने आ रहा है। क्रीमी लेयर का शब्द कौन यूज किया कोर्ट में? जस्टिस गवई। उनको सपोर्ट किए जस्टिस विक्रमनाथ, पंकज, जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा। साथियों, ये जो जजमेंट आया है ये दिल दहलाने वाले जजमेंट है। आज तक मनुवादियों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनका हिस्सा देने से रुकावट डाले। संविधान तैयार होने के बाद भी आज रुकावट है। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? इसका पीछे का कारण क्या है? यह समझना बहुत जरूरी है। आज जो अगस्त 1 का जो जजमेंट निकला ये असंवैधानिक जजमेंट है। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का यूनिटी को तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। SC ST लोगों का बीच में ये डिवीजन शुरू करेगा, मेरा ये मानना है। 2019 में जब आप लोग को पता है 13% रोस्टर लाया गया था,
कैसे हमारा लोगों को फिनिश करने के लिए तैयार किया गया था। सड़क पर आए हमारा लोग, फाइट किए और 13 पॉइंट रोस्टर को फिनिश किए। 13 पॉइंट रोस्टर के तहत 14 नंबर पर एसटी का सीट आता था, यानी उन्हें नौकरी ही नहीं मिलता था। कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को खत्म करने के लिए वक्त वक्त पर कोर्ट इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये दो कम्युनिटी एक होमोजेनियस कम्युनिटी होते हैं। इन लोगों को कभी भी इकोनॉमिकली क्रिमिलेयर किया नहीं जा सकता, संविधान इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 335 के तहत जो क्लेम होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का सरकारी नौकरी में जो क्लेम है, उनको कैसे वायोलेट किया जा रहा है। और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के लिए पार्लियामेंट सभा में बाबा साहेब अंबेडकर उनका डिबेट में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाना है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। यानी ये सोशल रिप्रेजेंटेशन बताता है आर्टिकल 335। जब तक सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी नहीं होगा। ये बाबा साहेब का वचन था वहां। लेकिन आज इनका मतलब निकाल रहे हैं, एनएफएस लगे रहे वहां। उस वक्त ये डिबेट में ये कहा गया था कि एफिशिएंसी लाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि पार्टिकुलर कम्युनिटी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाने से एफिशिएंसी नहीं होता, सबको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। लेकिन आज 335 को मिसयूज किया जा रहा है और उनका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग किया जा रहा है। साथियों, आर्टिकल 341 एंड 342 कतई ही परमिशन नहीं देता क्रीमी लेयर को तैयार करने के लिए। जस्टिस गवेई क्रीमी लेयर का शब्द यूज करते हैं इस जजमेंट में। ओबीसी को क्रीमी लेयर में रखा गया था। ये बीजेपी आरएसएस का प्लांट है। बहुत दिन से ये लोग इकोनॉमिकली रिजर्वेशन का बात रख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट का माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को डिवाइड करके जो पीबीएस चल रहा था उनको रोकने की ये रणनीति है। जो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग, नौकरी चाकरी करने वाले लोग समाज को जगा रहे थे, ये समाज को जगाना इनको रास नहीं आया। इनको तोड़ने के लिए ये कानून, ये जजमेंट लाया गया है। साथियों, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में रह के कोई भी कानून को तर्जमा करता है, रिव्यू करता है। लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे रहा है कानून बनाने के लिए। मतलब आप समझिए, हर स्टेट में ये कानून बनेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हकमारी को खत्म कर दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। कैसे? जो पेबैक टू सोसाइटी के तहत बहुजन समाज का आंदोलन चल रहा था, उनको रोकने की ये साजिश है। अब ये भी सुनने के लिए मिल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, आने वाला कल एक बार रिजर्वेशन, एक परिवार को रिजर्वेशन मिल गया तो वो दूसरे बार रिजर्वेशन प्राप्त कर नहीं पाएगा उनका जनरेशन। मतलब जो पीबीएस चल रहा था वो पीबीएस को रोका जाएगा। पढ़े लिखे लोग और कामगार, जो नौकरी चाकरी लोगों को अलग किया जाएगा। जो समाज का थिंक टैंक है, थिंक टैंक के माध्यम से भारतवर्ष में जो बहुजनों का रिवॉल्यूशन चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति का लोग, जो निचले स्तर का लोग है, ये लोग आंदोलन कर नहीं पाएंगे। मनुवादी अपना फायदा उठाएगा। साथियों, 341 और 342 के तहत कहीं पर भी भारत का संविधान में क्रीमी लेयर का शब्द नहीं आता है, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन प्राप्त होता है ये कास्ट को लेकर प्राप्त होता है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जितना बड़ा पोस्ट आईएएस आईपीएस भी बन जाए ना क्यों, वो कास्ट का जहर को पीना पड़ता है। उन्हें कास्ट के नाम पर एट्रोसिटी किया जाता है। आप लोग सोचिए, क्या कास्टिज्म खत्म हुआ है? भारत के संविधान का आर्टिकल 17 के तहत कास्टिज्म को खत्म करने की व्यवस्था किया गया है कि आज तक भारत का सरकार ना भारत का सुप्रीम कोर्ट कभी भी जजमेंट नहीं दिया कास्टिज्म को खत्म करने के लिए। आर्टिकल 17 के तहत कानून भी कोई नहीं बना रहा है। लेकिन जो भी कुछ अधिकार जो 2% है सरकारी नौकरी में, इनको छीनने के लिए मनोवादियों का कैसे ये सोचे समझी रणनीति है। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का द्वारा जो असंवैधानिक जजमेंट दिया गया है, ये देश के लिए कितना खतरा है और कितना डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। मेरा ही प्रश्न है, क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का ऊपर है? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का ऊपर है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस को संविधान ये अधिकार देता है कि संविधान के खिलाफ जाकर कानून डिस्चार्ज करने के लिए? साथियों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 341 342 के तहत कभी भी क्रीमी लेयर में आ नहीं सकते, क्योंकि उनका जाति उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्हें सोशियली डोमिनेट किया जाता है, उन्हें सोशियली एट्रोसिटी किया जाता है, उन्हें सोशियली टर्चर किया जाता है। आज भी घोड़े चढ़ने पर उन्हें मारा जाता है, आज भी मटकी छूकर पानी पीने पर हत्या किया जाता है, आज भी चप्पल पहनकर सड़क पर चल नहीं सकता सवर्णों को साहिब स्ट्रीट पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। आज भी मरने के बाद जनरल लोगों का श्मशान पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का शरीर को सबको दफनाया नहीं जा सकता। तो कैसे जजमेंट है ये? कैसे क्रिमिनल आएगा? किस आधार पर भारत का संविधान रहते हुए किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया? कौन सा डाटा है उनका पास? क्रिमिलेयर का डाटा? कौन सा तथ्य यहां डाल रहे हैं? तथ्य जीरो है। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तोड़ने की एक साजिश है। साथियों, कभी कभी कुछ जज जैसे जस्टिस पंकज मित्तल गीता को कोड करके केस को डिस्चार्ज करते हैं। गीता को कोर्ट कैसे किया जाएगा? भारत का संविधान का आर्टिकल 13 बताता है कोई भी धर्म कानून नहीं चलता है, लेकिन कानून में बैठे हुए लोग आर्टिकल 13 को कैसे वायोलेशन कर रहे हैं? कैसे मानसिकता है? हम कैसे सोचेंगे? ये कैसे रिफरेंस है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस है? ना जाने कैसे ये जजमेंट आता है, मुझे हैरान लग रहा है। किस आधार पर ये जजमेंट हुआ है? किस आधार पर SC ST लोगों को इकोनॉमिकली और क्रिमिनल लेयर में लाया गया है? आज भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी का शिकार है। जितना बड़ा पूंजीपति बन जाने से भी उन्हें कास्ट एट्रोसिटी झेलना पड़ता है। इसीलिए आर्टिकल 331 341 एंड 342 कतई इजाजत नहीं देता क्रीमी लेयर करने के लिए। आज मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं, IIT में PhD में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एडमिशन 0 है। तो इस जगह पर कौन सा क्रिमिनल लगाएंगे? भारत का सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन 1997 में मिला है। 1997 में रिजर्वेशन मिला है। उनसे पहले यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अपॉइंटमेंट भी नहीं होता था। 2008 में OBC को रिजर्वेशन मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2013 में रिजर्वेशन
आता है SC ST OBC के लिए। आज ओनली 3% SC है जो आपका यूनिवर्सिटी में, ST 0% है, OBC 5.5% है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो 3% रिजर्वेशन है आज तक यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया है, किस आधार पर क्रिमिलेयर, ये किनको क्रिमिलेयर में रखा जाएगा, कौन सा कम्युनिटी को क्रिमिलेयर रखेंगे, कौन सा जनगणना हुआ है यहाँ, कौन सा कम्युनिटी कितना डेवलप हुआ, क्या ये आधार है, ये डाटा है सुप्रीम कोर्ट का पास? ST 0 है आपका यूनिवर्सिटी में, तो ये 0 कहां जाएगा क्रिमिलेयर में? तो सोचिए, यूनिवर्सिटी में हमारा संख्या 0 है। ऐसे ही आप देखेंगे बैकलॉग में 60% आज तक भरा नहीं गया, 60% पोस्ट अभी तक भरा नहीं गया, फिर क्रिमिनल का बात कैसे आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ये 60% बात रखने के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए था। 60% पोस्ट जो बैकलॉग है, इनको फिलअप करने के लिए कानून बनाना चाहिए था, यह दिशा निर्देश देना चाहिए था। ना पार्लियामेंट ये कानून बना रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट 60% रिजर्वेशन को, बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई दिशा निर्देश दे रहा है। साथियों, जो लिटरल एंट्री आज हो रहा है भारतवर्ष में, 5 साल का अंदर हम देखे हैं, सब सवर्णों को ही रखा गया है। इनका खिलाफ कब मुंह खोलेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या आप सोच रहे हैं लिटरल एंट्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है? EWS का सपोर्ट में जजमेंट आता है, जो EWS संवैधानिक विरोधी रिजर्वेशन है। राम मंदिर का सपोर्ट में जजमेंट आता है, 370 का सपोर्ट में जजमेंट आता है, जो देश हित के लिए ये नहीं है। सर्वत्र हायर कास्ट को जैसे सुख सुविधा मिले, इस बारे में सोचता है। आज जो NFS लगा रहा है, उनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जजमेंट देगा? आज नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब है 3 साल तक नॉट फाउंड सुटेबल हो गया तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली जनरल को चला जाएगा। कैसे हकमारी किया जा रहा है, सिस्टम कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कैसे बर्बाद कर रहा है। सिस्टम में आज धीरे धीरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों का प्रवेश बंद किया जा रहा है। आज जो ये कानून बन जाएगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है, जो ओपिनियन आया है, ये देश भर में लागू हो गया, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का स्थिति क्या होगा? आप एक जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है साथियों, रोस्टर पॉइंट को लेकर होता है। समझिए फॉर एग्जाम्पल 100 पोस्ट आया, अभी जो हुआ है ना रिजर्वेशन का अंदर रिजर्वेशन कैसे डिवाइड होगा, 100 पोस्ट आएगा तो आप सोचिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनका जनसंख्या का हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो रोस्टर पॉइंट के तहत अनुसूचित जाति का नंबर 1 जो होगा कितना नंबर में आएगा, और OBC का कितना नंबर में आएगा, और ST का कितना नंबर में आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भारत में हम देखेंगे तो पूरा भारतवर्ष में SC का, ST का और OBC का रिजर्वेशन 50 से ज्यादा हो नहीं पाता है, 50 से ज्यादा हो नहीं पा रहा है। जब आप देखेंगे जो 3 कैटेगरी का किया जाएगा, यहाँ A, B, C किया जाएगा रिजर्वेशन का अंदर, रिजर्वेशन में जब 100 पोस्ट आएगा तो SC का एक पोस्ट मिलेगा 33 नंबर में। मैं एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूं, रोस्टर में 2 नंबर का सीट मिलेगा 66 में, सीरियल नंबर 66 में, और 3 नंबर का पोस्ट मिलेगा 99 में। यानी 100 सीट मिलेगा तो आपको सिर्फ 3 ही सीट मिलेगा, आपको सिर्फ 3 ही सीट मिलेगा। कैसे रिजर्वेशन को खत्म किया गया है, ऐसा ये जजमेंट है। ST का जब होगा तो कैटेगरी होने से ST का नंबर 50 में आएगा 100 पोस्ट निकलने से,
और एक नंबर में 50 में आएगा, 2 नंबर में 100 में आएगा, यानी उनको सिर्फ 2 ही पोस्ट मिलेगा और ये बाकी पोस्ट जनरल खा जाएगा। जब ओबीसी का आएगा तो उनको 2%, 6%, 9%, 10% का हिसाब से दिया जाएगा और उनका भी सीट हकमारी होगा। मतलब ये जो जजमेंट है आपका रोस्टर पॉइंट का ऊपर भी ज्यादा प्रहार है। ये ऐसा एक जजमेंट बन गया है, ये जजमेंट भारत का यूनिटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का यूनिटी को तोड़ने की कोशिश है। यानी एससी वर्सेस एससी कर दिया जाएगा, एसटी वर्सेस एसटी कर दिया जाएगा और सवर्ण अपना मलाई खाते रहेगा। ये जजमेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत खतरनाक है। आज तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सोशियली इकोनॉमिकली हिस्सा नहीं मिला है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी कहता है, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। आज तक हिस्सेदारी नहीं मिला है। साथियों, हमारा भारतवर्ष में आज भी जब आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 0 है हिस्सा। ऐसे आप देखेंगे टॉप पोस्ट में, प्रोफेसर पोस्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 0 है, अनुसूचित जाति का 3% है। तो हमारा सोशल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इतना सोशल रिप्रेजेंटेशन कमजोर होते हुए भी आज क्रिमिलेयर का शब्द यूज किया जा रहा है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को हमारा यह निवेदन है, आर्टिकल 17 के तहत जात पात को मिटा दीजिए। गवर्नमेंट को ये तो दिशा निर्देश दीजिए, आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी ले लाइए। लेकिन ये डिबेट नहीं होगा, ऐसे जजमेंट नहीं आएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का फेवर में जो कानून है, विशेष अधिकार है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 341, 342, आर्टिकल 335, जो विशेष अधिकार है, वो अधिकार को दिलाने के लिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दिया है क्या? गवर्नमेंट हर वक्त काम चोरी करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का काम चोरी करता है। आर्टिकल 14 आज तक इंप्लीमेंट ये लोग क्यों नहीं कर पाए? ये काम चोरी के कारण। इंप्लीमेंट कर देते तो भारत में आज इक्वालिटी बन जाता। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन का दिन। आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट कर देते तो कास्टिज्म मिट जाता। लेकिन जो थोड़ा सा 2% रिजर्वेशन मिल रहा है गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी कितना है? ओनली 2% गवर्नमेंट नौकरी भी देने के लिए मनुवादी का इच्छा नहीं है। पूरा कंगाल बनाकर रखने के लिए ये मनुवादियों का सोचे समझे रणनीति है। ये बहुजन समाज, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को बर्बाद करने की एक तैयारी और प्लान चल रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपुल भाई सब भोजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।